हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राइट, तो आज हम क्या करेंगे, हम बचा हुआ इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट करते हैं। कल हमने 18 तारीख तक के ट्रांजैक्शंस का डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट किया, देन उसे हमने जर्नल में पोस्ट किया, तो वी आर डन टिल 18th। अब हम 20 तारीख के आगे बचे हुई ट्रांजैक्शन यानी कि 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक की जो हमारी ट्रांजैक्शन बाकी है उन्हें पोस्ट करते हैं, समझते हैं। राइट, तो लेट्स स्टार्ट विथ 20th का ट्रांजैक्शन। तो 20 तारीख को क्या कह रहे हैं वो, तो 20th को वो कह रहे हैं पेड टेलीफोन चार्जेस ₹500 एंड टैक्सी फेयर ₹200। तो वो क्या कह रहे हैं, आपने ₹500 टेलीफोन चार्जेस के लिए पे किए एंड ₹200 टैक्सी फेयर के लिए पे किया। क्या पे किया, यू आर पेइंग, सो यू आर पेइंग समथिंग। तो आप क्या पे करोगे, नथिंग बट कैश। जेब से आप 500 रुपए निकालोगे, टेलीफोन चार्जेस के लिए पे करोगे, 200 रुपए निकालोगे, टैक्सी फेयर के लिए पे करोगे। यस और नो, नथिंग बट यू आर पेइंग कैश। तो माई फर्स्ट एलिमेंट इज नथिंग बट कैश अकाउंट। यस और नो, तो इट इज वेरी क्लियर। आई एम पेइंग मतलब मैं क्या पे कर रहा हूं, मैं कैश पे कर रहा हूं। तो माई फर्स्ट एलिमेंट इज कैश अकाउंट। ये क्लियर है सबको। नेक्स्ट, अब आते हैं ऑन दी सेकेंड एलिमेंट। तो यहां पर मैं क्या पे कर रहा हूं, तो मैं यहां पर टेलीफोन चार्जेस पे कर रहा हूं एंड मैं टैक्सी फेयर भी पे कर रहा हूं। तो मेरे दो और एलिमेंट मिलेंगे। तो मेरा पहला एलिमेंट तो कैश है, बिकॉज आई एम पेइंग कैश, तो कैश इज माय फर्स्ट एलिमेंट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंड माय सेकेंड एलिमेंट इज टेलीफोन चार्जेस एंड माय थर्ड एलिमेंट इज कन्वेंस। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, कन्वेंस अकाउंट। कैश में दे रहा हूं तो कैश इज माय फर्स्ट एलिमेंट। क्यों दे रहा हूं, तो मैं टेलीफोन चार्जेस के लिए दे रहा हूं, तो टेलीफोन चार्जेस इज माय सेकंड एलिमेंट। एंड टैक्सी फेयर के लिए दे रहा हूं, तो मैं टैक्सी फेयर नहीं कह रहा हूं, उसे मैं कह रहा हूं कन्वेंस। नाउ व्हाट इज कन्वेंस, तो कन्वेंस इज नथिंग बट द लोकल ट्रैवलिंग। अगर आपको ट्रैवलिंग के लिए पैसा लगता है, बस का टिकट हो, टैक्सी का टिकट हो, ऑटो रिक्शा का टिकट हो, या इवन आप ट्रैवल करोगे खुद के गाड़ी से एंड उसमें पेट्रोल डालोगे, तो दैट विल बी टर्म्ड एज कन्वेंस। कन्वेंस इज नथिंग बट लोकल traveling in the local area, like A, आपका ऑफिस इज से इन पॉइंट A, सेम सिटी में आप पॉइंट B पे जा रहे हो। इफ यू आर इन मुंबई तो आप ए पार्ट ऑफ दी सिटी में रह रहे हो और उसी सिटी के आप बी पार्ट में जा रहे हो। सो विद इन अ सिटी यू आर ट्रैवलिंग, उस ट्रैवलिंग को कहते हैं कन्वेंस। क्या कहते हैं, कन्वेंस। तो मैं यहां पर टैक्सी फेयर नहीं कह रहा हूं, मैं टैक्सी फेयर के जगह वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, कन्वेंस अकाउंट। गेटिंग इट। तो कन्वेंस कब वर्ड यूज करना है, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग के लिए आप पैसा खर्च करोगे, बस का टिकट, टैक्सी का टिकट, ऑटो रिक्शा का किराया, फेयर, हम कहते हैं ना ऑटो फेयर, टैक्सी फेयर। यस और नो, तो टैक्सी फेयर, ऑटो फेयर, बस फेयर्स, तो ये जितने भी फेयर है ये हम पर्सनल ट्रैवलिंग के लिए पे करते हैं, ट्रैवलिंग विद इन द लोकल एरिया ऑफ द सिटी। यस और नो, तो इंटरनल सिटी में जब भी आप ट्रैवल करोगे तो आप ऑटो रिक्शा, बस या फिर टैक्सी से ट्रैवल करोगे और उस टैक्सी का आपको किराया देना पड़ेगा, उसी को फेयर कहते हैं। तो टैक्सी का किराया, बस का किराया या ऑटो रिक्शा का किराया इज टर्म्ड एज कन्वेंस अकाउंट। क्या कहते हैं उसे, कन्वेंस अकाउंट। हमारे अकाउंटिंग में आसानी हो, समझने में आसानी हो, आई कैन नॉट राइट टैक्सी फेयर, आई कैन नॉट राइट ऑटो फेयर, आई कैन नॉट राइट बस फेयर, उनके जगह रिप्लेसमेंट वर्ड में क्या यूज कर रहा हूं, कन्वेंस अकाउंट। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो यहां पर मेरे तीन एलिमेंट बन गए। एक कैश अकाउंट, बिकॉज आई एम पेइंग कैश। क्यों पे कर रहा हूं, फॉर टेलीफोन चार्जेस एंड फॉर टैक्सी फेयर, बट टैक्सी फेयर के जगह में वर्ड यूज कर रहा हूं कन्वेंस अकाउंट। ऑलवेज रिमेंबर, टैक्सी फेयर, बस फेयर, ऑटो फेयर अगर होगा तो उसके जगह यू हैव टू यूज वर्ड कन्वेंस अकाउंट। इज इट क्लियर। तो ये तीन एलिमेंट समझ में आया सबको। आई एम पेइंग कैश, तो कैश इज माई फर्स्ट एलिमेंट। क्यों पे कर रहा हूं, फॉर टेलीफोन चार्जेस इज माई सेकेंड एलिमेंट एंड मैं टैक्सी फेयर भी पे कर रहा हूं, यानी कि कन्वेंस इज माई थर्ड एलिमेंट। इज इट क्लियर। अब डेबिट क्रेडिट की बात करते हैं। तो आई एम पेइंग कैश, कैश जा रही है तो कैश इज माई क्रेडिट। यस और नो, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कैश जा रही है तो कैश अकाउंट इज माई क्रेडिट। क्यों जा रही है, तो देयर आर टू रीजंस। फॉर ट्रैवलिंग, मतलब आपने जो टैक्सी फेयर दिया वो, एंड फॉर टेलीफोन चार्जेस, तो इन दोनों को मैं डेबिट कहूंगा। मतलब टेलीफोन चार्जेस भी डेबिट होगा एंड कन्वेंस भी डेबिट होगा। मैं कैश दे रहा हूं, उसके ऑपोजिट दो है। मतलब ये जो टेलीफोन चार्जेस है एंड कन्वेंस, इट इज ऑपोजिट ऑफ कैश। कैश दे रहा हूं, क्यों, व्हाट आर द रीजंस, देयर आर टू रीजंस, तो ये दोनों रीजंस डेबिट होंगे। गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग। कैश जा रही है, कैश इज क्रेडिट। क्यों जा रही है, फॉर टेलीफोन चार्जेस एंड फॉर कन्वेंस, तो इन दोनों को मैं डेबिट कहूंगा। तो यहां पर मेरे तीन एलिमेंट बने, कैश अकाउंट क्रेडिट, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट एंड कन्वेंस अकाउंट डेबिट। इज इट क्लियर। अब इन्हीं को जब मैं जर्नल एंट्री में लिखूंगा तो मैं जर्नल एंट्री 20 तारीख की जर्नल एंट्री बनेगी, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट 500,
कन्वेंस अकाउंट डेबिट 200। नाउ मैं दोनों डेबिट है उनको लिख रहा हूं, है कि नहीं, डेबिट इज रिटन फर्स्ट, तो मैं टेलीफोन चार्जेस के सामने 500 रुपीज लिख रहा हूं बिकॉज टेलीफोन चार्जेस के लिए आई एम पेइंग ओनली 500, कन्वेंस के लिए यानी कि टैक्सी फेयर के लिए आई एम पेइंग ओनली 200, यस और नो। एंड अब ये दोनों मिला के मेरे जेब में से कैश चली गई 700, तो माय क्रेडिट विल बी टू कैश अकाउंट क्रेडिट कॉलम में 700। 700 कैसे, 500 का टेलीफोन चार्जेस, 200 रुपीज का टैक्सी का चार्जेस, तो दोनों मिला के 700 मेरे जेब से गए। कैश कितनी गई, 700, 500 टेलीफोन के लिए गए, 200 टैक्सी के लिए गए, तो टोटल में कैश यानी कि क्रेडिट कॉलम में लिखूंगा 700, तो टू कैश अकाउंट इज 700। टेलीफोन चार्जेस के 500, 200 रुपए कन्वेंस के, टोटल कैश गई 700। इज इट क्लियर? तो मैंने पहले एलिमेंट्स एग्रीगेट किए, फिर डेबिट क्रेडिट एंड जर्नल एंट्री में लिखा। इट इज सिंपल। तो इसका नरेशन क्या होगा, इसका नरेशन वही होगा, बीइंग पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस एंड टैक्सी फेयर। नरेशन में यू कैन राइट कि मैंने टैक्सी फेयर दिया, कन्वेंसेस ऑफ व्हाट, टैक्सी फेयर, राइट। सिर्फ टैक्सी फेयर को मैं अकाउंटिंग में लिखता हूं, कन्वेंस अकाउंट लिख रहा हूं। इज इट क्लियर? कन्वेंस मतलब लोकल ट्रैवलिंग, टैक्सी फेयर, बस फेयर, ऑटो फेयर अगर आएगा तो हम उसे कन्वेंस कहेंगे। इज इट क्लियर? तो ये एंट्री क्लियर है, नरेशन क्लियर है। नरेशन क्या लिखा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बीइंग पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस एंड टैक्सी फेयर, राइट। तो ये हमारी 20 तारीख की ट्रांजैक्शन होगी, मैंने उसे जर्नल में कन्वर्ट कर लिया। अब 20 तारीख के बाद 22 को वो क्या कह रहे हैं, पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ₹5000 एट 5% GST। आपने ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किए, लेकिन उस पर जिसको आप पे कर रहे हो उसने आपसे 5% GST भी कलेक्ट किया। तो फिर से मेरा वही लॉजिक कि अभी GST के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट। GST जब हम जर्नल एंट्री में आएंगे तब GST कैलकुलेट करेंगे और उसे एंट्री में इनकॉर्पोरेट करेंगे। अभी बस दो एलिमेंट सोचो, क्या आ रहा है या फिर क्या जा रहा है। तो फिर से वो कह रहे हैं पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो पेड मतलब क्या पे किया, कैश पे किया। तो माय फर्स्ट एलिमेंट इज नथिंग बट कैश अकाउंट, यस और नो। तो कैश अकाउंट मेरे लिए बन गया फर्स्ट एलिमेंट, राइट। अब ये कैश में क्यों पे कर रहा हूं, रीजन है मेरे पास, क्या है रीजन, तो मेरे पास रीजन है ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो माय सेकंड एलिमेंट इज नथिंग बट ट्रांसपोर्ट चार्जेस। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो यहां पर मेरे दो एलिमेंट बन गए, एक बन गया कैश अकाउंट क्योंकि मैं कैश पे कर रहा हूं, क्यों पे कर रहा हूं, फॉर ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस इज माय सेकंड एलिमेंट। तो मुझे पहला एलिमेंट मिला कैश अकाउंट, दूसरा एलिमेंट मिल गया ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट, यस और नो। अब डेबिट क्रेडिट की बात करते हैं, आई एम पेइंग कैश, फिर से मैं कैश दे रहा हूं, तो कैश इज क्रेडिट, यस और नो। एंड अगर कैश क्रेडिट है तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्ट चार्जेस क्या होगा, डेबिट। तो दो एलिमेंट मिल गए, डेबिट क्रेडिट भी मिल गया। अब हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री देने से पहले GST कैलकुलेट करते हैं और फिर जर्नल एंट्री के वक्त GST को हमारे अकाउंटिंग में इंक्लूड करते हैं, राइट। तो हमने कितना ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किया, तो उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि हमने 5000 रुपए पे किए। अगेन उस पर GST कितना है, 5%। तो मेरा GST का कैलकुलेशन होगा 5000 इंटू 5%। GST इज इक्वल टू 5000 इंटू 5%। तो अगर मैं रफली कैलकुलेट करूंगा 5000 इंटू 5/100, तो मुझे 250 रुपीज का GST मिलेगा, यस और नो। तो 5000 का ट्रांसपोर्ट का चार्जेस है जिस पर 250 रुपीज इज माई GST। बट अगेन GST आई हैव टू ब्रेकअप इनटू CGST एंड SGST। कैसे, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 250 रुपीज डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, तो 125 विल बी माय CGST एंड 125 विल बी माय SGST। ये क्लियर है सबको? तो मैंने क्या किया, मैंने तीन चीजें की। पहले मैंने क्या किया, डेबिट, दो एलिमेंट सेग्रीगेट किए, उसका डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट किया, ये दो स्टेप्स की। एंड तीसरा मैंने GST कैलकुलेट किया। तो व्हाट आर माय 3 स्टेप्स, पहले मैंने दो एलिमेंट सेग्रीगेट किए, फिर मैंने उनके डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट किए, फिर मैंने उनकी GST कैलकुलेट की। अब इन सबको लेके आई विल कम टू माय जर्नल एंट्री एंड मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा। स्टार्ट विथ व्हाट इज डेबिट, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस इज डेबिट, तो मैं लिखते कहूंगा ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट 5000 बिकॉज आई एम पेइंग 5000 एज ट्रांसपोर्ट चार्जेस। अब इसके अंदर आई हैव टू इंक्लूड द GST, यस और नो। तो GST ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट की है, अब GST को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, तो फिर से वही लॉजिक, ट्रांसपोर्ट चार्जेस पर GST है। GST किस पर चार्ज हो रही है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस पर चार्ज हो रही है, यस और नो। तो जो ट्रांसपोर्ट के हमारे खर्चे है वो डेबिट है या क्रेडिट है, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस को हमने डेबिट कहा है। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस अगर डेबिट है तो उसकी GST भी डेबिट होगी। ये मैंने आपको बहुत बार पहले कहा है, या इसी क्वेश्चन कल के लेक्चर में भी हमने किया था, यस और नो। तो फिर से वही लॉजिक, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अगर डेबिट है तो उसकी GST भी डेबिट में आएगी। एंड जब हम जर्नल एंट्री में लिखेंगे तो GST इनपुट है या आउटपुट है, दैट वी हैव टू मेंशन। तो यहां पर हम उसे इनपुट GST कहेंगे। व्हाई इनपुट, बिकॉज मैं ट्रांसपोर्ट चार्जेस यूज कर रहा हूं या मैं ट्रांसपोर्ट की सर्विस यूज कर रहा हूं और उसके लिए चार्जेस पे कर रहा हूं, कैश जा रही है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस डेबिट है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस बिकेम माय इनपुट,
यस और नो? आई एम यूजिंग द ट्रांसपोर्ट की सर्विस, मैंने कुछ मार्केट से गुड्स खरीदे थे, वो मेरे शॉप तक लाने के लिए मैंने ट्रांसपोर्ट का यूज किया, तो आई एम पेइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस, सो इट इज नथिंग बट इट इज माय इनपुट, राइट? या सिंपली मैं और एक दूसरा आपको लॉजिक बता रहा हूं, जब भी आपका कोई भी आइटम, जैसे कि यहां पर ट्रांसपोर्ट चार्जेस, इट इज डेबिट, इसलिए जीएसटी भी डेबिट है। डेबिट हमेशा इनपुट होता है, क्योंकि हमारा रूल ही कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, इट इज इनपुट। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट? तो जीएसटी अगर डेबिट है तो इसका सिंपल दिमाग में मतलब डाल दो, इट इज इनपुट जीएसटी। अगर जीएसटी क्रेडिट है तो इट इज आउटपुट जीएसटी, राइट? ये मैंने और एक आपको छोटा सा ट्रिक बता दिया, राइट? कि मेरा ट्रांसपोर्ट चार्जेस डेबिट है तो जीएसटी भी डेबिट है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। अब ये जो जीएसटी है ये इनपुट है या आउटपुट है, तो उसके लिए मैंने और एक आपको लॉजिक बता दिया। अगर जीएसटी डेबिट है मतलब इट इज इनपुट जीएसटी, डेबिट व्हाट कम्स इन। उस लॉजिक पर अगर हम बात करेंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इनपुट डेबिट is in, getting it? तो जीएसटी अगर डेबिट है तो इट बिकेम इनपुट जीएसटी, ये क्लियर है? तो इसकी जर्नल एंट्री पास करें, तो मेरी जर्नल एंट्री ऑलरेडी मैंने क्या लिखा है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट 5000। अब जीएसटी डेबिट है या क्रेडिट है, तो जीएसटी भी डेबिट है क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस पर चार्ज हो रही है, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस डेबिट है, इसलिए मेरी कैलकुलेट की हुई जीएसटी भी डेबिट बनेगी। बट वो इनपुट है या आउटपुट है, तो मैंने कहा कि हमें उसे इनपुट कहना है, तो मैं लिखते वक्त लिखूंगा इनपुट सीजीएसटी 125, इनपुट एसजीएसटी 125, है कि नहीं? तो मेरी एंट्री देखो अब तक क्या बनी, मेरी एंट्री बनी ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट 5000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 125, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 125, तीनों मिला के अब मेरा क्रेडिट बनेगा 2। मैंने क्या पे किया, तो मैंने यहां पर कैश पे किया है, तो 2 कैश अकाउंट, इन तीनों का टोटल 5250, क्योंकि जब मैं ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे करूंगा तो सामने वाली पार्टी मुझे बोलेगी 5000 ट्रांसपोर्ट का, 250 रुपीज जीएसटी, मैं उसे 5250 रुपीज कैश पे करूंगा, तो इसलिए क्रेडिट में 3 डेबिट है, तो उन तीनों का टोटल शुड बी माई क्रेडिट। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट में 3 एंट्रीज है, उसकी टोटल है 5250, तो उसकी टोटल क्रेडिट में आनी चाहिए एज कैश, टू कैश 5250। नीचे नरेशन में लिखूंगा बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड एट 5% जीएसटी। इज इट क्लियर? ये क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट 22 तारीख के बाद 24 तारीख, पेड ऑडिट फीस 5000 बाय चेक। वेरी सिंपल, मैंने ऑडिट फीस पे किया ना। ऑडिट फीस क्या होता है, तो ऑडिट फीस इज नथिंग बट जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो, जो बिजनेसमैन होता है, नॉर्मली छोटा हो या बड़ा हो, हर एक बिजनेसमैन अपने अकाउंटिंग खुद करता है या वो अपना अकाउंटेंट अपॉइंट करता है, राइट? अब उस अकाउंटिंग में कोई एरर्स है या नहीं है, या उस अकाउंटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम्स है, तो क्या दिया उन्होंने 24 तारीख का ट्रांजैक्शन, तो 24 तारीख को वो कह रहे हैं पेड ऑडिट फीस ₹5000 बाय चेक। सो इट इज वेरी सिंपल, आप ऑडिट फीस पे कर रहे हो। ऑडिट फी क्या होता है, तो ऑडिट फी इज नथिंग बट, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट सुना होगा वर्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आके आपके बुक्स ऑफ अकाउंटिंग का ऑडिट करेगा कि आपने आपके बुक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रॉपरली मेंटेन किए या नहीं है। मतलब आप जो लिख रहे हो अकाउंटिंग में, लाइक आपने कुछ खरीदा या कुछ बेचा या कुछ खर्चे किए, उस हर एक का आपके पास प्रूफ है या नहीं है, राइट? ये ऑडिट जनरली हर एक बिजनेसमैन अपने अकाउंटिंग का कराता है, राइट, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जब ऑडिटर आता है तो जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म से कोई ना कोई आता है जिसे हम ऑडिटर कहते हैं, तो ये फ्रीली काम नहीं करेगा, ये हमसे पैसा लेके जाएगा। तो आई एम पेइंग ऑडिट फीस। कैसे पे कर रहा हूं मैं? चेक से पे कर रहा हूं, तो माय फर्स्ट एलिमेंट बिकेम चेक, मैं चेक दे रहा हूं, राइट? बट अगेन कैन आई यूज वर्ड चेक इन माय अकाउंटिंग? द आंसर इज नो। चेक के जगह आई हैव टू यूज एज बैंक, बट यहां पर हमें पता है, कल ही मैंने डिस्कस किया था कि मेरा बैंक अकाउंट कहां पर है, राजकुमार का बैंक अकाउंट कहां पर है, तो वो है देना बैंक में, तो मैं चेक के जगह वर्ड यूज करूंगा देना बैंक अकाउंट। इज इट क्लियर? तो माय फर्स्ट एलिमेंट इज चेक अकाउंट, जिसके जगह मैं वर्ड यूज कर रहा हूं देना बैंक अकाउंट। अगेन मैंने ये चेक क्यों दिया, तो मेरे पास रीजन है, ऑडिट फीस के लिए पे किया, तो माय सेकंड एलिमेंट बिकेम ऑडिट फीस। इज इट क्लियर? तो पहला एलिमेंट इज चेक, क्योंकि मैं चेक से पेमेंट दे रहा हूं तो चेक जा रहा है, तो चेक यानी कि ही देना बैंक अकाउंट मेरा फर्स्ट एलिमेंट बना। एंड मैं चेक क्यों दे रहा हूं, मेरे पास रीजन प्रेजेंट है फॉर ऑडिट फीस दे रहा हूं, तो मेरा सेकंड एलिमेंट इज ऑडिट फीस अकाउंट। अगेन मैं डेबिट क्रेडिट की अगर बात करूं तो इट इज वेरी सिंपल, चेक जा रहा है, क्रेडिट यानी कि देना बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अगेन अगर चेक क्रेडिट है, देना बैंक क्रेडिट है, तो ऑटोमेटिकली ऑडिट फीस क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ऑडिट फीस बन गया डेबिट। यस और नो? तो अगर मैं उसे जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करूंगा तो माय जर्नल एंट्री विल बी ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू देना बैंक अकाउंट। कितना पे किया मैंने ऑडिट फीस? 5000। नीचे नरेशन बीइंग ऑडिट फीस पेड बाय चेक। इज इट क्लियर? तो आगे बढ़े, तो
तो मेरी 24 तारीख की ट्रांजैक्शन हो गई। अब 26 तारीख की ट्रांजैक्शन क्या दे रहे हैं, राइट? तो 26 तारीख को वो कह रहे हैं परचेस्ड फर्नीचर ऑफ ₹70,000 एंड अमाउंट पेड बाय चेक एट 12% GST। तो इट इज़ वेरी क्लियर लिखा है कि आपने फर्नीचर परचेस किया, राइट, एंड उसका अमाउंट आपने चेक से पे किया, लेकिन आपको उस पर फर्नीचर पर 12% GST चार्ज हुई, मतलब जिससे आपने खरीदा वो आपसे 12% GST की मांग कर रहा है। तो अब इसका अकाउंटिंग कैसे करें, तो ये ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है। कल के हमारे ट्रांजैक्शंस में था कि हमने कंप्यूटर परचेस किया था और चेक से पे किया था। फिर से वही, यहाँ पर कंप्यूटर की जगह सिर्फ क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। तो इसे हम फटाफट देखते हैं। तो जब भी GST आएगा तो GST के बारे में अब मत सोचो, अब दो एलिमेंट के बारे में सोचो कि क्या आ रहा है या फिर क्या जा रहा है। तो 26 तारीख की ट्रांजैक्शन में वो क्लियरली कह रहे हैं परचेस्ड फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट इज माई फर्स्ट एलिमेंट एंड मैंने उसका पेमेंट कैसे किया, बाय चेक, तो चेक अकाउंट इज माई सेकंड एलिमेंट। बट चेक को काट के मैं उसे क्या कहूंगा, देना बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक मैं दे रहा हूं तो वो बैंक अकाउंट से रिलेटेड होगा ना। तो कौन से बैंक अकाउंट में मेरा या कौन से बैंक में मेरा अकाउंट है, तो मेरा अकाउंट इज इन देना बैंक। तो मैं चेक के जगह क्या लिख रहा हूं, मैं चेक के जगह लिख रहा हूं देना बैंक अकाउंट। इज इट क्लियर? तो मेरे दो एलिमेंट सेग्रीगेट हो गए, एक है कौन सा, एक है फर्नीचर क्योंकि मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं, एंड दूसरा मैं चेक दे रहा हूं, तो चेक बिकेम माय सेकंड एलिमेंट। सिर्फ चेक के जगह मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, देना बैंक। अब बात करते हैं डेबिट क्रेडिट की, तो वो भी आसान है। फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर विल बिकम डेबिट, यस और नो। एंड अगर फर्नीचर डेबिट है तो ऑटोमेटिकली देना बैंक क्या बनेगा, क्रेडिट, यस और नो। तो फर्नीचर डेबिट, देना बैंक क्रेडिट, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम फटाफट GST का कैलकुलेशन करते हैं, राइट। तो GST का कैलकुलेशन उसी प्रकार होगा जैसे अभी हमने ट्रांसपोर्ट चार्जेस के लिए किया था या कंप्यूटर वाले एग्जाम्पल में किया था। तो मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, डू द कैलकुलेशन ऑन योर ओन। वीडियो को पॉज करो, GST का कैलकुलेशन करो। 70,000 रुपए का कंप्यूटर है, 70,000 रुपीज का कंप्यूटर है, उन्होंने GST दिया 12%। तो पहले तो वो कैलकुलेट करो 70,000 का 12% कितना होता है, फिर जो आंसर मिलेगा उसे CGST एंड SGST में हाफ हाफ डिवाइड करके रुक जाओ, फिर मेरे साथ आगे कंटिन्यू करो, राइट। तो मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, या आपका अगर उससे जल्दी हो गया तो फिर वीडियो को प्ले करके देखो, राइट। तो पॉज द वीडियो, आपके पास 5 मिनट का टाइम है। चलो, तो सबने GST का कैलकुलेशन कर लिया। अगर कर लिया तो सबका आंसर मेरी तरह होना चाहिए। पहले तो हम क्या कर रहे हैं, GST कैलकुलेट कर रहे हैं। कितना GST कैलकुलेट कर रहे हैं, 70,000 इंटू 12%। तो 70,000 पर 12% अगर आप रफ कैलकुलेट करोगे तो इट बिकमिंग 8,400। तो आपका GST का अमाउंट आ रहा है 8,400, राइट। अब उस 8,400 को हमें क्या करना पड़ेगा, CGST एंड SGST में डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 8,400 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, तो आंसर आ रहा है 4,200 एज CGST एंड 4,200 एज SGST, राइट। तो यहां पर मेरा डेबिट क्रेडिट एलिमेंट सेग्रीगेटेड है, राइट, एंड मेरे पास SGST एंड CGST की भी अमाउंट भी है। तो मैं सिंपली इन तीनों को लेके आता हूं जर्नल एंट्री में। तो 26 तारीख की 26 की जर्नल एंट्री विल बी लाइक दिस। क्या खरीद रहा हूं मैं, फर्नीचर खरीद रहा हूं, तो मेरी एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का फर्नीचर है, 70,000, जर्नल एंट्री वाली 70,000 वाली अमाउंट, राइट, GST के पहले वाली अमाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट इज 70,000। अब उसके साथ साथ CGST SGST भी है, तो CGST SGST फर्नीचर पर लग रहा है हमें, तो फर्नीचर डेबिट है, तो CGST SGST भी क्या होगा, डेबिट। अब ये इनपुट है या आउटपुट है, तो वो भी लॉजिक मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। लास्ट टाइम मतलब अभी हमने जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस का एग्जांपल किया था, अगर CGST SGST डेबिट है मतलब वो आपका इनपुट CGST एंड इनपुट SGST है। फर्नीचर इज डेबिट, इसलिए GST भी डेबिट है कि नहीं। GST फर्नीचर पर चार्ज हो रहा है, तो जो फर्नीचर के साथ होगा वही GST के साथ होगा। फर्नीचर डेबिट तो GST भी डेबिट। अगर GST डेबिट है तो इसका मतलब है इट इज इनपुट GST, यानी कि इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। तो मेरी एंट्री ऑलरेडी मैंने लिखा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितना फर्नीचर खरीदा, 70,000। अब उसके नीचे मैं लिखूंगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 4,200, उसके मैं नीचे लिखूंगा इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 4,200, है कि नहीं, 4,200 मिला था हमें CGST एंड SGST, एंड इन तीनों की टोटल विल बी माय टू देना बैंक, क्योंकि मैं चेक से पे कर रहा हूं तो मेरा सेकंड एलिमेंट टू देना बैंक अकाउंट। इन तीनों की टोटल आउटर कॉलम में मैं लिखूंगा 78,400, 70,000 का फर्नीचर प्लस 4,200 CGST प्लस 4,200 SGST, तीनों मिला के 78,400 मेरी चेक की अमाउंट बनेगी। तो मैं सामने वाले पार्टी को चेक देते वक्त 78,400 का चेक दूंगा। इज इट क्लियर?
ये क्लियर है सबको? आगे बढ़े तो हमारा 26 भी हो गया। इट वाज अगेन सिंपल, बहुत बार हमने जीएसटी के कैलकुलेशंस किए तो फिर से मैंने वही किया। जो मैं लास्ट टाइम कर रहा था फिर से मैं वही कर रहा हूँ। जीएसटी आया तो मैं वही स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ। आई एम नॉट डूइंग कि लास्ट टाइम मैंने कुछ और तरीके से किया, मैंने इस बार कुछ और तरीके से किया, नहीं, आई एम फॉलोइंग द सेम स्टेप्स, सेम रूटीन फॉलो करना है। गेटिंग इट? तो कुछ नया नहीं है इसमें। जो फर्नीचर आया डेबिट, चेक दिया क्रेडिट, फिर जीएसटी कैलकुलेट किया, फिर फर्नीचर डेबिट है क्योंकि फर्नीचर पर जीएसटी चार्ज हो रहा है तो फर्नीचर डेबिट है, इसलिए जीएसटी भी डेबिट है। सिर्फ वो इनपुट है या आउटपुट है, तो मैंने आपको अभी उसका भी एक ट्रिक बता दिया कि जीएसटी अगर डेबिट है तो वो हमेशा इनपुट जीएसटी ही कहलाएगी। इज इट क्लियर? आगे बढ़े तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 26 तारीख की ट्रांजैक्शन हो गई। उसके बाद वाली 28 को वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। सोल्ड मोटर कार वर्थ ₹1 lakh at 18% GST and sell proceeds credited to our account, राइट? अब इसका सिंपल मतलब है, आपने मोटर कार बेचा, राइट? आपके पास मोटर कार था जो आप यूज कर रहे थे, बट अभी आपको नहीं चाहिए तो आपने उस मोटर कार को क्या किया, बेच दिया। यू सोल्ड योर मोटर कार, राइट? कितने में बेचा? 1 लाख रुपए में बेचा। लेकिन जब आप मोटर कार बेच रहे हो तो आप सामने वाले पार्टी से क्या कर रहे हो, जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो। यहां पर यू आर कलेक्टिंग जीएसटी। तो ऐसा हमारा पहले बार एग्जांपल आ रहा है कि मैं कुछ बेचते वक्त सामने वाली पार्टी से जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूं, राइट? तो देखते जीएसटी का आगे क्या होगा। एंड उन्होंने आगे ये भी कहा है कि इसका जो पैसा है, सेल्स प्रोसीड्स का मतलब है मनी। सेल्स प्रोसीड्स का मतलब है मनी, पैसा। कौन सा पैसा? आप कार बेच रहे हो, मोटर कार बेच रहे हो, तो मोटर कार बेच के आपको पैसा मिलेगा, तो वो पैसा आपके अकाउंट में आया। अकाउंट में मतलब कौन से अकाउंट में? बैंक अकाउंट में। बट ऑब्वियस है कि नहीं, मैं कुछ बेच रहा हूँ, सामने वाला पार्टी बोला कि मेरे पास कैश नहीं, मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। तो अकाउंट में ट्रांसफर मतलब कौन से अकाउंट में ट्रांसफर? बैंक अकाउंट में, राइट? तो फिर से मैं क्या करूंगा, अभी जीएसटी के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं करूंगा। पहले हम 2 एलिमेंट हमारे सेग्रीगेट करते हैं, उनका डेबिट क्रेडिट लगाते हैं, फिर जीएसटी का कैलकुलेशन करते हैं। इज इट क्लियर? तो लेट्स सेग्रीगेट द 2 एलिमेंट्स। अब मैं मोटर कार बेच रहा हूं तो मोटर कार इज माय फर्स्ट एलिमेंट, यस और नो? मोटर कार जा रही है तो मोटर कार इज माय फर्स्ट एलिमेंट। अब मोटर कार बेचने पर मेरे पास पैसे आ रहे हैं क्या? आंसर इज यस, मेरे पास पैसे आ रहे हैं। बट एम आई रिसीविंग कैश? आंसर इज नो। पैसा डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में जमा हो रहा है। तो वेयर इज माय बैंक अकाउंट? माय बैंक अकाउंट इज विद देना बैंक अकाउंट। तो देना बैंक अकाउंट बन गया मेरे लिए सेकंड एलिमेंट। गेटिंग इट? मैंने मोटर कार बेची तो मोटर कार इज माय फर्स्ट एलिमेंट, उसके बदले में मेरे देना बैंक अकाउंट में पैसा आ गया तो मोटर कार इज माय फर्स्ट एलिमेंट एंड देना बैंक इज माय सेकंड एलिमेंट। अगर डेबिट क्रेडिट की बात करें तो वो भी सिंपल है। मोटर कार में बेच रहा हूं यानी कि मोटर कार जा रही है तो मोटर कार इज क्रेडिट, यस और नो? एंड उसका पैसा देना बैंक में आ रहा है तो देना बैंक इज डेबिट। मोटर कार क्रेडिट है तो देना बैंक इज डेबिट, एज सिंपल एज दैट। ये क्लियर है? डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेशन हो गया। अब जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। कैसे? तो फिर से वही कैलकुलेशन हम करेंगे, कुछ नया नहीं। जीएसटी कैलकुलेट करते वक्त वही, कितने का मोटर कार बेचा मैंने? 1 लाख। 1 लाख पर मैं कितना जीएसटी चार्ज कर रहा हूं? 18%। तो 1 लाख इंटू 18% बिकेम 18,000, यस और नो? तो 1 लाख का 18% इज 18,000, ये क्लियर है? अब उस 18,000 को मुझे बस क्या करना है, सीजीएसटी एसजीएसटी में डिवाइड करना है। तो वो कैसे होगा? 18,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि सीजीएसटी आएगा 9,000 एंड एसजीएसटी आएगा 9,000। इज इट क्लियर? तो आगे बढ़े तो मैंने क्या किया, मैंने डेबिट क्रेडिट के एलिमेंट सेग्रीगेट किए, मैंने जीएसटी कैलकुलेट करके साइड में रख ली। अब मैं एंट्री में आता हूं। अब यू हैव टू बी केयरफुल। अब हो क्या रहा है, कार जा रही है, मोटर कार जा रही है, मोटर कार क्रेडिट है, इसलिए मोटर कार की जो जीएसटी है वो भी क्रेडिट होगी। गेटिंग इट? मैं मोटर कार पर जीएसटी चार्ज कर रहा हूं एंड जिसे मोटर कार बेच रहा हूं उससे मैं पैसा कलेक्ट कर रहा हूं। तो मेरे पास पैसा आ रहा है बट मोटर कार जा रही है, तो जीएसटी कैश पर नहीं लगता है। जीएसटी आप जो वस्तु बेच रहे हो या जो सर्विस आप ऑफर कर रहे हो उस पर लगता है। गेटिंग इट? तो जैसे कि इसके पहले वाले एग्जाम्पल में मैं फर्नीचर खरीद रहा था, फर्नीचर पर जीएसटी था। इस बार उसका उल्टा है, मैं मोटर कार बेच रहा हूं तो मोटर कार पर मैं जीएसटी मैं चार्ज कर रहा हूं, मतलब सामने वाला मुझे जीएसटी का पैसा देगा। मोटर कार क्रेडिट तो माय जीएसटी विल आल्सो बी क्रेडिट जब मैं जर्नल एंट्री दूंगा। अभी तक मैंने कुछ लिखा नहीं है। इज इट क्लियर? तो मोटर कार क्रेडिट यानी कि जीएसटी भी क्रेडिट होगा। सिर्फ इस जीएसटी को मैं क्या कहूंगा, इस जीएसटी को मैं कहूंगा आउटपुट जीएसटी। क्या कहूंगा मैं उसे?
आउटपुट जीएसटी, क्योंकि मोटर कार जा रही है गोइंग आउट, या फिर से वही लॉजिक मैंने आपको कहा था, जीएसटी डेबिट है यानी कि इनपुट है, जीएसटी क्रेडिट है यानी कि आउटपुट है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आउटपुट बाहर जा रहा है, तो जो चीज बाहर जा रही है उस पर अगर जीएसटी चार्ज हो रही है तो वो आउटपुट जीएसटी कहलाएगी। इज इट क्लियर? तो यहां पर मेरे डेबिट क्रेडिट एलिमेंट्स एग्रीगेटेड है, जीएसटी का कैलकुलेशन रेडी है। अब मैं उसे जब एंट्री में लिखूंगा तो मैं स्टार्ट करूंगा विद द डेबिट साइड फर्स्ट। तो डेबिट में क्या कह रहा हूं मैं, देना बैंक को डेबिट कह रहा हूं, तो मेरे एंट्री में 28 तारीख की एंट्री में मैं लिखूंगा देना बैंक अकाउंट डेबिट, मैं अमाउंट को ब्लैंक रख रहा हूं, राइट? क्योंकि यहां पर मेरे पास मल्टीपल क्रेडिट है, मेरी मोटर कार भी क्रेडिट है एंड जीएसटी भी क्रेडिट है। उस पर मैंने अभी आपको बताया मोटर कार क्रेडिट एंड मोटर कार पर जीएसटी चार्ज हो रही है, इसलिए जीएसटी भी क्रेडिट है। इज इट क्लियर? ये क्लियर है, राइट? तो मोटर कार क्रेडिट इसलिए जीएसटी भी क्रेडिट। तो मैंने डेबिट के सामने अमाउंट नहीं लिखी, पहले मैं मल्टीपल क्रेडिट्स लिखूंगा, फिर उन मल्टीपल क्रेडिट की टोटल आई हैव टू राइट इन द डेबिट कॉलम, राइट? जैसे हम अगर मल्टीपल डेबिट है तो उन तीनों को मिला के टोटल क्रेडिट में लिखते हैं ना, तो वैसे ही जब भी मल्टीपल क्रेडिट आएगा तो पहले मल्टीपल क्रेडिट्स लिख लो, फिर उन क्रेडिट्स की टोटल डेबिट कॉलम में लिख लो, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैं लिखते वक्त फर्स्ट लिख रहा हूं देना बैंक अकाउंट डेबिट, बट मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, ब्लैंक रख रहा हूं। नेक्स्ट लाइन पर मैं लिखूंगा क्रेडिट इज व्हाट, मोटर कार, तो टू मोटर कार अकाउंट, कितने की मोटर कार है, क्रेडिट कॉलम में 1 लाख, राइट? अब उसके साथ साथ जीएसटी भी क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट उसके नीचे में लिखूंगा टू आउटपुट सीजीएसटी 9000, उसके नीचे टू आउटपुट एसजीएसटी 9000, क्रेडिट कॉलम, तो तीनों की अमाउंट क्रेडिट में चली गई, तो 1 लाख प्लस 9000 तीनों को मैं ऐड करूंगा तो अमाउंट बन जाएगी 1,18,000। तो जो देना बैंक अकाउंट डेबिट मैंने लिखा है तो डेबिट कॉलम में मैं अमाउंट लिखूंगा 1,18,000। इज इट क्लियर? ये क्लियर है सबको? तो इट इज़ वेरी सिंपल, मोटर कार क्रेडिट है इसलिए जीएसटी क्रेडिट है। मैंने पहले क्रेडिट की तीनों आइटम्स लिखे, उनकी अमाउंट लिखी, फिर तीनों के टोटल मैंने डेबिट में लिख ली। तो मेरी फाइनल एंट्री विल लुक लाइक दिस। मेरी फाइनल एंट्री दिख रही है देना बैंक अकाउंट डेबिट 1,18,000 है कि नहीं, 1,18,000 मेरे बैंक में आएंगे। मैं कार बेच रहा हूँ, मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ 1,00,000 रुपए की कार है, 18% जीएसटी लगेगा, तो सामने वाला मुझे 1,18,000 दे रहा है, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में 1,18,000 रुपए जमा हो रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,18,000। बट ये किस चीज के पैसे जमा हो रहे हैं बैंक में, तो टू मोटर कार बेची उसके 1,00,000, टू सीजीएसटी यानी कि टू आउटपुट सीजीएसटी के 9,000 एंड टू आउटपुट एसजीएसटी के 9,000। एज सिंपल एज दैट, राइट? अब नीचे नरेशन में मैं लिखूंगा बिंग मोटर कार सोल्ड एट 18% जीएसटी। क्या लिखूंगा? बिंग मोटर कार सोल्ड एट 18% जीएसटी। इतना काफी है। अगर आपको उसको और थोड़ा खींचना है, बड़ा करना है, तो यू कैन राइट बिंग मोटर कार सोल्ड एट 18% जीएसटी एंड अमाउंट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट। क्रेडिटेड मतलब बैंक में जमा हुआ, राइट? तो ये डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट नहीं है फिर से, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ये डेबिट क्रेडिट मतलब आपके बैंक से आपको एसएमएस आता है, जब आप बैंक से पैसा निकालते हो तो आपको कहते हैं योर अकाउंट इज बिंग डेबिटेड, मतलब आपके अकाउंट से पैसा गया। एंड जब आपके अकाउंट में पैसा आता है या जमा होता है तो आपको एसएमएस आता है बैंक से योर अकाउंट हैज बिन क्रेडिटेड, तो वो बैंक का डेबिट क्रेडिट है, उससे डोंट गेट कंफ्यूज। हमारे लिए देना बैंक इज डेबिट क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो जब मैंने एलिमेंट एग्रीगेट किए तो मैंने देना बैंक को डेबिट कहा था, तो जर्नल एंट्री में देना बैंक अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। नरेशन में बिंग मोटर कार सोल्ड एट 18% जीएसटी। आगे बढ़े, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर चलते हैं। तो अगली तारीख उन्होंने दी है 30 तारीख, राइट? लास्ट ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन की। तो वो क्या कह रहे 30 तारीख को? तो इट इज वेरी सिंपल, पेड कैश टू कविता 15,500 एंड हु अलाउड अस डिस्काउंट ₹500। तो इसका सिंपल मतलब है हमने कविता को 15,500 रुपए पे किए, राइट? अगेन क्या पे किया? कैश पे किया। तो माय फर्स्ट एलिमेंट इज कैश अकाउंट, राइट? किससे पे कर रहा हूं? कविता को, तो माय सेकंड एलिमेंट इज कविता अकाउंट, राइट? अब वहां पर एक और पॉइंट है कि हमने कितना पे किया? 15,500 पे किया एंड हु अलाउड अस अ डिस्काउंट ऑफ 500, मतलब मैंने कविता को 500 रुपए कम पे किए। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मुझे उसको 16,000 देने थे, मैंने 15,500 दिए, 500 रुपए कम पे किए। इस एंट्री का ये मतलब बनता है। तो यहाँ पर 500 रुपए में सामने वाले पार्टी को कम पे कर रहा हूँ, तो दिस इज नथिंग बट कैश डिस्काउंट। क्या बन गया? 500 मेरे लिए कैश डिस्काउंट। गेटिंग इट? वाई कैश डिस्काउंट? क्योंकि मैं 500 रुपया कैश देते वक्त कम पे कर रहा हूँ। मैं कविता के पास गया, कविता ने बोला अरे तुमसे 16,000 रुपये आने हैं। मैंने कविता के हाथ में 15,500 रुपये रखे, उसको बोला ये ले लो और अपना हिसाब क्लियर करो। तो नथिंग बट कविता ने मुझे 500 रुपया डिस्काउंट ऑफर किया बिकॉज आई एम पेइंग हर अर्ली। या हमारे बीच में उतना अंडरस्टैंडिंग था कि ठीक है चलो 500 रुपया कम पे करो।
इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो ये हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जब भी आप कैश पे करोगे या कैश रिसीव करोगे एंड उस टाइम पर अगर कैश होगा तो उस टाइम पर अगर डिस्काउंट होगा तो उस डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट कहेंगे। तो कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट विच वी रिसीव और विच वी अलाउ वाइल रिसीविंग मनी और वाइल पेइंग मनी। मनी मतलब कैश। तो मैं यहाँ पे कविता, प्रियंका हमारे कल वाले एग्जाम्पल में था, तो यहाँ पर मैं कविता को कैश पे कर रहा हूं तो कैश जा रही है, कैश इज माई फर्स्ट एलिमेंट, एंड किसे पे कर रहा हूं? कविता को, तो कविता इज माई सेकंड एलिमेंट। बट मैं कविता को पैसा पे करते वक्त 500 रुपीज कम पे कर रहा हूं। आगे बोला उन्होंने, क्वेश्चन में ही बोला है हु अलाउड अस अ डिस्काउंट ऑफ 500, कविता ने हमें 500 रुपए डिस्काउंट अलाउ किया। इज इट क्लियर? तो यहां पर मेरा तीसरा एलिमेंट बन गया डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तीसरा एलिमेंट क्या बन गया मेरे लिए? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो यहां पर तीन एलिमेंट बन रहे हैं। एक, मैं कैश दे रहा हूं, कैश अकाउंट इज माई फर्स्ट एलिमेंट। किसे दे रहा हूं? कविता को, तो कविता इज माई सेकंड एलिमेंट। एंड तीसरा, मैं 500 रुपए उसे कम पे कर रहा हूं विच इज कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट को हमें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? हमें करना पड़ता है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है पहले, है कि नहीं? तो कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन आवर अकाउंटिंग। जब हम कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते तो मैंने उसके लिए दो वर्ड आपको सजेस्ट किए थे, एक होता है डिस्काउंट अलाउड, एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड तब होता है जब हम सामने वाले को डिस्काउंट देते हैं, वी आर अलाउिंग, है कि नहीं? अब यहां पर उल्टा हो रहा है, कविता हमें 500 रुपया डिस्काउंट अलाउ कर रही है, कविता हमें अलाउ कर रही है, मतलब हमें डिस्काउंट मिल रहा है, वी आर रिसीविंग डिस्काउंट। इसलिए मेरा तीसरा एलिमेंट बन गया डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इज इट क्लियर? राइट? तो यहां पर एक ही ट्रांजैक्शन के तीन एलिमेंट बन गए, कैश, कविता एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अगर मैं इनका डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट करता हूं तो दैट इज वेरी सिंपल। मेरे पास कैश आ रही है या जा रही है? तो कैश जा रही है, तो कैश इज क्रेडिट। अगर कैश क्रेडिट है तो कविता इज डेबिट। एक क्रेडिट है तो पहले दो एलिमेंट के हिसाब से अगर कैश क्रेडिट है तो कविता इज डेबिट, राइट? अगर डिस्काउंट रिसीव्ड की बात करें तो मैंने उसके लिए आपको एक शॉर्टकट या ट्रिक बताया था कि जो कैश के साथ होगा वो कैश डिस्काउंट के साथ होगा। तो यहां पर कैश इज क्रेडिट, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड विल आल्सो बी क्रेडिट। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी मेरे लिए क्रेडिट होगा। तो यहां पर मेरे तीन एलिमेंट है, उसका डेबिट क्रेडिट भी सेग्रीगेट हो गया। कैश इज क्रेडिट, कैश इज क्रेडिट, कविता इज डेबिट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज ऑल्सो क्रेडिट। इज इट क्लियर? कैश के साथ जो होगा वही डिस्काउंट यानी कि कैश डिस्काउंट के साथ होगा। कीप इट इन माइंड, कैश एंड कैश डिस्काउंट गोज हैंड इन हैंड। गोज हैंड इन हैंड मतलब उनके बीच में कभी ऑपोजिट नहीं होगा। मतलब कैश अगर डेबिट है तो डिस्काउंट क्रेडिट नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रिंसिपली लॉजिकली वो हो ही नहीं सकता। तो अगर कैश क्रेडिट है तो कैश डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। सिर्फ कैश डिस्काउंट की जगह मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं? डिस्काउंट रिसीव। मैं कविता को पैसा दे रहा हूं और कविता से डिस्काउंट ले रहा हूं। मैं कविता को 16,000 के बदले में केवल 15,500 दे रहा हूं और 500 रुपए का मैं उससे फायदा यानी कि डिस्काउंट ले रहा हूं। बट इस डिस्काउंट को मैं कैश डिस्काउंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कैश डिस्काउंट आर ऑल दोज डिस्काउंट विच यू रिसीव और अलाउड वाइल रिसीविंग द मनी और वाइल पेइंग द मनी। पैसा देते वक्त, कैश देते वक्त या कैश लेते वक्त अगर डिस्काउंट है तो इट इज सिंपली टर्म्ड एज कैश डिस्काउंट। तो हमारे केस में भी उसे हम कैश डिस्काउंट कह रहे हैं, सिर्फ मैं उसे लिखते वक्त रिसीव्ड, मुझे डिस्काउंट मिला इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड कह रहा हूं। तो मेरे तीनों एलिमेंट सेग्रीगेटेड है। तो यहां पर एक डेबिट है एंड दो क्रेडिट्स है। तो उसकी ट्रांजैक्शन किस प्रकार बनेगी या उसकी जर्नल एंट्री किस प्रकार बनेगी? तो 30 तारीख की एंट्री, कविता अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे एलिमेंट जब सेग्रीगेट किए कविता डेबिट है तो मैं लिखते वक्त डेबिट पहले लिख रहा हूं। तो कविता अकाउंट डेबिट मैं ब्लैंक रख रहा हूं। कविता अकाउंट डेबिट इज क्लियर, राइट? आगे मैंने डेबिट में अमाउंट नहीं लिखी। अब मेरे दो एलिमेंट क्रेडिट है तो टू कैश पहले लिखूंगा। टू कैश, मैंने कितनी कैश पे की? क्रेडिट कॉलम में 15,500 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट कॉलम में 500। इज इट क्लियर? मैंने क्रेडिट में कैश के सामने 15,500 रुपए लिखा क्योंकि कैश मेरे जेब में से केवल 15,500 गई, है कि नहीं? तो टू कैश अकाउंट 15,500 एंड मुझे डिस्काउंट कितना मिला तो वो मैंने लास्ट लाइन पर लिखा टू डिस्काउंट रिसीव्ड 500। अब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हमारा प्रिंसिपल है, तो क्रेडिट में दो एंट्रीज है तो उनकी टोटल कितनी आ रही है? 15,500 प्लस 500 इज 16,000। तो मैं ऊपर कविता के सामने डेबिट कॉलम में 16,000 रुपीज लिखूंगा, राइट? सेम जो हमने इससे पहले वाले एंट्री में किया था, मल्टीपल क्रेडिट्स है तो उसकी टोटल डेबिट में एंड में लिखो, राइट? तो आपका कभी गलत नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो मेरी फाइनल एंट्री देखो कैसे दिख रही है। कविता अकाउंट डेबिट 16,000 क्योंकि 16,000 का कविता का हिसाब क्लियर हुआ। कैसे क्लियर हुआ 16,000 का हिसाब? टू कैश 15,500 मैंने दे दिया और उससे टू डिस्काउंट लिया 500।
नीचे मैं नरेशन लिखूंगा बीइंग कैश पेड टू कविता, राइट, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, गेटिंग इट। तो ये मेरा नरेशन हो गया। तो यहाँ पर हमारी सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गई 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक, राइट। तो फाइनली क्या करते हैं, हम जर्नल की टोटल लेते हैं। तो सबकी जर्नल की टोटल शुड कम एज 8,60,200। कितनी आनी चाहिए जर्नल की टोटल? 8,60,200। क्रॉस चेक करो आपके डेबिट की टोटल एंड क्रेडिट की टोटल सेम है या नहीं, राइट। तो यहाँ पर हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। कल मिलते हैं विथ न्यू एग्जाम्पल। कौन सा? तो वो मैं आपको कल आने के बाद बताऊंगा। बट आपका होमवर्क क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 के ऊपर 2 स्टार मार्क करो, मार्क इट एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इसे आपको 2 बार रीसॉल्व करना है एज टुडेज होमवर्क। प्लस आपको कल के क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट रेडी करके रखना है। क्या करना है आपको? फॉर्मेट रेडी, 2 पेजेस का जर्नल का फॉर्मेट रेडी करके रखो, राइट। तो कल आने के बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड उसे सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे, बाय।